नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीक्षा चौधरी अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग जगह पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्लांट सेल के पार्ट्स के बारे में। अध्ययन की सुविधा हेतु प्लांट सेल को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है प्रोटोप्लास्ट, सेकंड वैक्यूल्स और थर्ड है शेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट जिसे हिंदी में बोला जाता है जीव द्रव्य। वैक्यूल जिसकी हिंदी होती है रिक्तिका या राजधानी। और तीसरा होता है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है वो मेनली केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है। ये जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य है इसको भी 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियस। जो जीवद्रव्य है उस इसमें साइटोप्लाज्म जिसकी हिंदी होती है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और सेकंड है न्यूक्लियस या केंद्रक। ये केंद्रक है, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। जैसे इसके 4 पार्ट्स होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। फिर साइटोप्लाज्म, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीवद्रव्य कला। जीवद्रव्य कला। सेकेंड है टोनोप्लास्ट, जिसको हिंदी में भी टोनोप्लास्ट ही कहते हैं। और तीसरा है मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब जो जीवद्रव्य है उसके बीच का पोर्शन। इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो पहले देख लेते हैं जीवद्रव्य के बारे में। जो जीवद्रव्य है उसको 2 भागों में बांटा गया है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म होता है ये न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे रहता है। से प्लांट सेल स्ट्रक्चर कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं प्लांट सेल है। सपोज कर लेते हैं प्लांट सेल है, इसमें बीच में पाया जाएगा न्यूक्लियस। तो जो प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य होता है ये पूरी कोशिका में पाया जाने वाला द्रव है। मतलब ये न्यूक्लियस में भी पाया जाएगा और अन्य सभी पार्ट्स में भी ये पाया जाएगा प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका में सभी जगह भरे हुए जो पदार्थ होता है उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये केंद्रक का पार्ट छोड़ के, मतलब ये जो है प्रोटोप्लाज्म ये केंद्रक के अंदर भी जो द्रव भरा होगा और इसमें इसके बाहर भी जो द्रव भरा होगा उन दोनों को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन अगर ये जो केंद्रक में द्रव है इसको हटा दिया जाए, केवल इसको ही देखा जाए, इसके बाहर जो द्रव पाए जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो इसे क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है ये केंद्रक को चारों तरफ से घेरे रहता है परंतु स्वयं निर्जीव कोशिका भित्ति से घिरा रहता है। तो अगर कोई पूछे साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है ऐसा द्रव होता है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है परंतु स्वयं एक निर्जीव कोशिका भित्ति से घिरा हुआ होता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कोशिका में भरा हुआ संपूर्ण द्रव ही प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसके बारे में तो आज हमें पढ़ना है इस वीडियो में। फिर साइटोप्लाज्म को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट और मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो पहले देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीवद्रव्य कला। जो जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये यहाँ की भित्ति होती है, ये अर्धपारगम में होती है। और मतलब ये कुछ निश्चित पदार्थों की कोशिका के अंदर जाने देती है और कुछ निश्चित पदार्थों को ही कोशिका के बाहर आने देती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हुआ ये किनारे का पोर्शन हुआ जो साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेरे रहती है। फिर आया टोनोप्लास्ट, जो इसमें बड़ी बड़ी सी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, वैक्यूल्स। तो कोशिका के बाहर ही चला गया, तो ये वैक्यूल्स पाई जाती है। तो जो वैक्यूल्स होती है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, मतलब ये रिक्तिका या वैक्यूल समझ लेते हैं।
तो जो वैक्यूल होती है ये जिस मेम्ब्रेन द्वारा चारों तरफ से घिरी रहती है इसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। तो जो टोनोप्लास्ट होता है ये कोशिका में जो रिक्तिका पाई जाती है उसको चारों तरफ से घेरे हुए होता है, और ये भी रिक्तिका में जाने वाले पदार्थों को सुनिश्चित करता है कि रिक्तिका में कौन से पदार्थ जाएंगे और कौन से पदार्थ इससे बाहर निकलेंगे, ये टोनोप्लास्ट द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है। फिर आता है मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब जो साइटोप्लाज्म के बीच का पोर्शन ये वाला आता है। तो इसमें जो होते हैं मुख्यतः वो माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, ये जितने भी कोशिकांग ऑर्गेनल्स होते हैं वो मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, फिर हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो प्लांट सेल है उसको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल्स या सेल वॉल तीसरा है। फिर प्रोटोप्लाज्म को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को फिर 3 भागों में बांटा गया है, मतलब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट और मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं और ये वैक्यूल्स को चारों तरफ से घेरे हुए होता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेरे रहता है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है सर्वप्रथम हॉक्सले नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ या जीवन का भौतिक आधार बताया। क्या बताया? जीवन का भौतिक आधार, भौतिक आधार या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म को हॉक्सले नामक वैज्ञानिक ने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया। डुजार्ड नामक वैज्ञानिक ने 1835 में प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी, परंतु इसके लिए सारकोड शब्द का यूज किया था। इन्होंने इसे सारकोड बोला था। और फिर परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1837 इनके 2 साल बाद इसका नाम प्रोटोप्लाज्म रखा। तो हॉक्सले नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ या जीवन का भौतिक आधार बताया, और डुजार्ड नामक साइंटिस्ट ने 1835 में इसके लिए सारकोड शब्द का प्रयोग किया। और पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसे कहीं कहीं पुरकिंजे लिखा रहता और कहीं कहीं परकिंजे, तो जो आपको अच्छा लगे वो बोलिए। तो परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसे 1837 में इसका नाम प्रोटोप्लाज्म रखा, और डुजार्ड नामक वैज्ञानिक ने ही इसकी खोज की थी और इसके लिए सारकोड शब्द का प्रयोग किया था। अभी तक हमने प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, उसका सारकोड शब्द किसने यूज किया था, इस सब के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य के भौतिक गुण। तो जो जीवद्रव्य होता है वो स्वच्छ, रंगीन और चिपचिपा पदार्थ होता है, और ये इलास्टिक मतलब लचीला होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, ऐसे थ्रेड्स। ये खींचने पे ये खिंच जाते हैं, परंतु जब खींचने के बाद छोड़ दिया जाता है तो फिर ये अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं, जिसके लिए कहा जाता है इसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, मतलब ये लचीला होता है। और ये जो होता है विभिन्न पदार्थ मतलब विभिन्न कण से मिलकर बना होता है, इसीलिए ये कणिकामय दिखाई देता है। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो स्वच्छ होता है, रंगीन मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, ये व्हाइट कलर का होता है, और चिपचिपा सा पदार्थ होता है मतलब जेली लाइक। तो ये स्वच्छ, रंगीन, चिपचिपा, लचीला और कणिकामय होता है, और इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं ऐसे ही, जिसके कारण ये फेन युक्त दिखाई देता है। छोटे छोटे रिक्तिकाएं मतलब ढेर सारी रिक्तिकाएं इसमें प्रेजेंट हो सकती है, एक भी हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है इसमें रिक्तिका। और उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता मतलब होता है बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करना। मतलब कोई भी जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, अगर बाहर गर्मी हो रही है तो हम लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, और अगर वही ठंडी का टाइम आता है तो हम लोग स्वेटर पहनते हैं। मतलब जो बाहरी परिवर्तन होता है उसके प्रति हम लोग अनुक्रिया करते हैं, तो उसी को बोलते हैं उत्तेजनशीलता। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें उत्तेजनशीलता पाई जाती है। मतलब ये स्वच्छ, रंगहीन, चिपचिपा, लचीला, कणिकामय होता है। इसमें रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है, मतलब कि बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करती हैं। प्रवाही गति, इसमें जो प्रवाही गति होती है 3 प्रकार की होती है। तो चलिए इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करते हैं कि इसमें प्रोटोप्लाज्म में प्रवाही गति क्या होती है। प्रवाही गति या स्ट्रीमिंग मूवमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रवाही गति या स्ट्रीमिंग मूवमेंट के बारे में। तो जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट या प्रवाही गति होती है वो 3 टाइप की होती है।
साइक्लोसिस, सिलेरी मूवमेंट और अमीबॉइड मूवमेंट। जो साइक्लोसिस होती है ये 2 टाइप्स की होती है, सर्कुलेशन और रोटेशन। जो रोटेशन होता है इसमें जो जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म होता है इसके जो तंतु होते हैं वो एक ही दिशा में गतिमान होते हैं। जैसा कि इसमें देख सकते हैं जो जीवद्रव्य की गति हो रही है ये केवल एक ही डायरेक्शन में हो रही है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन या इसे हिंदी में बोलते हैं घूर्णन। और दूसरा है सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन है इसमें देख सकते हैं जो प्रोटोप्लाज्म की गति है या इसका मूवमेंट है वो कई दिशाओं में हो रहा है, मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में इसका मूवमेंट हो रहा है, जबकि इसका जो मूवमेंट है वो एक ही दिशा में हो रहा है। तो अगर इसका मूवमेंट जो है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में होगा तो इसे बोलेंगे सर्कुलेशन, और अगर एक ही दिशा में इसका प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होगा तो उसे बोलेंगे रोटेशन। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से या इन दोनों जिसके पार्ट्स हैं उसे बोलते हैं साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस जो होता है इसमें जीवद्रव्य की गति आती है, और जो जीवद्रव्य की गति होती है वो 2 प्रकार की होती है। अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो उसे रोटेशन बोलते हैं, अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो इसे सर्कुलेशन बोलते हैं। अब देखते हैं पश्चिमाभिकीय गति या सिलेरी मूवमेंट। इसमें जो मूवमेंट होता है वो पश्चिमाभिका के द्वारा होता है। ये जो थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं इसे बोलते हैं पश्चिमाभिका, और इसके द्वारा ही इसमें मूवमेंट होता है। और फोर्थ आता है अमीबॉइड मूवमेंट या अमीबीय गति, थर्ड। तो जो अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मतलब अमीबा, सिंपल सा पता चल रहा है। तो अमीबा में जो मूवमेंट होता है वो स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है, तो इसमें भी जो मूवमेंट होगा वो स्यूडोपोडिया के द्वारा ही होता है। तो जो अमीबीय गति होती है, अमीबॉइड मूवमेंट होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है वो स्यूडोपोडिया के माध्यम से होता है। ये स्यूडोपोडिया जो होता है वो भोजन के लिए जो अमीबा होता है वो अपना अलग से एक संरचना का निर्माण करता है, जिसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, बहुत जटिल पदार्थ होता है, तो इसका अध्ययन करना वैसे भी कठिन है। और जब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं तो इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब जब हम लोग प्रोटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करते हैं तो उस टाइम इसकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण हम ये नहीं पता कर पाते हैं कि जब ये जीवित था तो इसमें कौन कौन से मटेरियल या क्या पाए जाते थे। तो इसके कारण इसे थोड़ा सा बताना डिफिकल्ट है, परंतु कुछ बुक्स में दिया गया है कि इसमें जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है वो कार्बनिक मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो आयनिक स्टेट में पाया जाता है। और जो आयंस होते हैं ये हम लोग जानते हैं धनायन और ऋणायन होते हैं। जिस पर धन चार्ज होता है या प्लस चार्ज होता है उसे कैटायन कहते हैं, और जिस पर ऋण चार्ज होता है उसे एनायन या ऋणायन कहते हैं। तो इसमें जो धनायन होता है उसमें मुख्यतः कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये सभी धनायन के रूप में प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और जो ऋणायन या एनायन होता है इसमें नाइट्रेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड, ये सभी आयंस ऋणायन के रूप में प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो होता है कार्बोहाइड्रेट, हम लोग जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो इन तीनों पदार्थों का अनुपात होता है वो सदैव होता है 1:2:1 में, मतलब इसका रेशियो 1:2:1 होता है। इसका जो सामान्य सूत्र हम लोग लिखते हैं वो हम लोग ऐसे लिखते हैं CH2O की पावर n। तो n की संख्या जैसे 1 रखेंगे तो ये आएगा CH2O। अगर n की संख्या हम लोग 2 रखते हैं तो n जो है इसका नीचे में सब में मल्टीप्लाई होगा, तो अगर n का मान हम लोग 2 रखते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो C2H4 और O2 आएगा। जब इन सबका हम लोग रेशियो निकालेंगे तो इसका आएगा 1:2:1 और इसका आएगा, इसका भी रेशियो निकालेंगे तो ये तो पहले 2 से इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 1:1। फिर जब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 1:2:1। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है। और इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं इसमें मुख्यतः ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज पाए जाते हैं, और इसके अलावा इसमें लिपिड्स भी पाए जाते हैं। इन दोनों का जो फंक्शन होता है वो होता है फॉर्मेशन एनर्जी, मतलब एनर्जी का या ऊर्जा का उत्पादन करना। तो इसका क्या काम होगा, ऊर्जा का उत्पादन करना। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें ऊर्जा कैसे आती है, वो ऊर्जा का निर्माण कैसे करता है, तो उसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और लिपिड्स। ये जो होते हैं
जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन जो होती है इसकी सबसे जटिल संरचना इसमें होती है प्रोटोप्लाज्म में। इसकी जो एक इकाई है उसको हम लोग एमिनो अम्ल बोलते हैं। ये सब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, अमीनो अम्ल। जो प्रोटीन होता है, सॉरी जो एंजाइम होता है, एंजाइम जिसकी हिंदी होती है बिकर, तो जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और जो एंजाइम होता है वो प्रोटोप्लाज्म में जितनी भी क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रियाएं या उसमें जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सभी एंजाइम या विकर के द्वारा ही किए जाते हैं। तो जितने परिवर्तन होते हैं वो प्रोटीन से विकर बने होते हैं, एंजाइम बने होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में जो परिवर्तन होते हैं वो एंजाइम के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, जो इसमें जो कार्बनिक मटेरियल्स होता है वो आयनिक अवस्था में पाया जाता है, और जो इसमें आयंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसा हम लोग केमिस्ट्री में अब तक पढ़ चुके होंगे। कैटायन के रूप में इसमें कैल्शियम आयन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है। और एनायन के रूप में इसमें नाइट्रेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन पाए जाते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है 1:2:1 होता है। और इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज पाए जाते हैं, जिनका फंक्शन होता है एनर्जी का फॉर्मेशन करना। और इसमें लिपिड्स भी पाए जाते हैं, इसका भी कार्य होता है एनर्जी का फॉर्मेशन करना। और इसमें प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन से एंजाइम बने होते हैं। और जो एंजाइम होता है वो इसकी सभी रासायनिक क्रियाओं में हेल्प करता है। अब देख लेते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है, जो जलीय पौधे होते हैं उसमें जीवद्रव्य जो पाया जाता है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है। तो जलीय पौधों के जीवद्रव्य में जल की मात्रा होती है 95%। ठीक है, इसमें जो जल की मात्रा होती है वो 95% होती है। और जो सुसुप्त अवस्था में पाए जाते हैं बीज, मतलब जो बीजाणु होते हैं सुसुप्त अवस्था में पाए जाने वाले बीज, इसमें जो जल की मात्रा होती है वो 10 to 15% होती है। इसके प्रोटोप्लाज्म में जो वाटर होता है उसका अमाउंट 10 to 15% तक होता है। तो देख लेते हैं, ये जो ये था जलीय अवस्था में पाए जाने वाले पौधों के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं उसमें जल 95% होता है। और जो सुसुप्त अवस्था में या जो बीजाणु होते हैं उसमें उसके प्रोटोप्लाज्म में जल जो होता है वो 10 to 15% तक होता है। ये है रहा हमारा प्रोटोप्लाज्म। अब इसके बारे में जो इसके आगे का ऑर्गेनल्स है इसके बारे में हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।